दो आर्टिकल इंक्लूड है, आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24। जो आर्टिकल नंबर 23 है ना, वो ये क्या कहता है कि भाई आदमी की खरीद फरोख्त, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आदमी का खरीदना और बेचना गलत है। आज के समय क्या है कि भाई 14 साल से बच्चे कहीं भी काम ना करें, क्योंकि ये उम्र क्या है पढ़ने की। हमने पिछले ही आर्टिकल में एक राइट्स में पढ़ा था कि भाई 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं ना, उनको गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनको पढ़ाना है। अगर वो पढ़ाएंगे तो काम फिर कैसे करेंगे? कि भी क्या हम खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित करें, बट उसके बाद भी हमने खुद को सेक्युलर नेशन डिक्लेयर करा। सेक्युलर नेशन का मतलब होता है कि देश का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, साथ में यहाँ किसी भी धर्म के लोग अपने धर्म के अनुरूप जी सकते हैं अपना जीवन। ठीक है, इंस्टीट्यूशन में जहां पे धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, किसी भी धर्म की हो, तो आपकी मर्जी है उसमें आप शामिल होगे या नहीं। ठीक है, इस राइट से हमें पता चलता है कि भी इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। गुड मॉर्निंग। फंडामेंटल राइट्स कर रहे थे भाई, आर्टिकल 22 तक हमने कर लिए थे। उसके बाद थर्ड फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को दिया है, वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस राइट में दो आर्टिकल इंक्लूड हैं, आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24। जो आर्टिकल नंबर 23 है ना, वो ये क्या कहता है कि भी आदमी की खरीद फरोख्त, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आदमी का खरीदना और बेचना गलत है। ठीक है, आदमी की को खरीदा नहीं जा सकता, उसको बेचा नहीं जा सकता। आदमी से बेगारी नहीं करवाई जा सकती। बेगारी का मतलब होता है बिना पैसे काम करवाना। यह है आर्टिकल 23। फोर्स्ड लेबर नहीं करवाई जा सकती कि भाई जबरदस्ती कोई काम करवाना है। आर्टिकल 23 के तहत आज भी आप समाज में देखोगे कि बहुत सारी लड़कियां बेची जाती हैं। और अगर आप गरीब स्टेट में भी किसी में भी जाओगे तो आप देख लोगे इसकी आम बात सी। और वैसे भी देखो अपने समाज में, आप अपने गांव में आसपास देखो कि भी आपको पता होगा भी फलाने की शादी हुई है और वो बिहार से हुई है। तो इसका मतलब क्या है, जो बिहार से लड़की आई है उसको खरीद के लेकर आया गया है। भारतीय संविधान ने शुरुआत में ही इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बता दिया था कि भाई आदमी को खरीदना और बेचना नहीं होगा। और भी पता है क्या होता, कई बार गरीब स्टेटों में, नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखोगे कि वहां पे ना मंडी भी लगती है खरीदने बेचने की। आज भी ऐसी हालत है, उस समय तो और भी ज्यादा थी। ठीक है, तो भाई आर्टिकल 23 है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर नहीं करवाई जा सकती और आदमी को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। सिंपल सा है भाई। हाँ, इसमें एक बात और है कि इसका अपवाद, प्रोहिबिशन ऑफ कंपल्सरी सर्विस आर्टिकल 23। अगर सरकार चाहे, फोर्स्ड लेबर को मना कर रखा है, बट अगर गवर्नमेंट ये चाहे, मान ले युद्ध आदि की स्थिति हो और गवर्नमेंट ये बोले कि भाई हर व्यक्ति को या जिसको भी गवर्नमेंट चाहे उसको बोल सकती है कि भाई तुम्हें देश के लिए लड़ना है। अगर हमें आके बोले गवर्नमेंट की भाई नहीं, 2 साल देश के लिए जरूर फौज में बिता के आनी है, तो ये हो सकता है। अपने देश की सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट के पास ऐसी अथॉरिटी है। और कई देश ऐसे भी हैं जिनमें ब्रिटेन भी है कि वहां हर व्यक्ति को कुछ समय फौज में रहना ही रहना है। तो ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट के अलावा किसी को अथॉरिटी नहीं है जो ये काम करेगा। फिर है आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। बाल श्रम, बाल श्रम है जो, उसका भी प्रोहिबिशन है, उसको भी मना कर रखा है। बाल श्रम होता क्या है, 14 साल से जो बच्चे कम उम्र के हैं उनको किसी फैक्ट्री में, किसी दुकान पे काम करवाना। शुरुआत में इस आर्टिकल में क्या था, सिर्फ कि भाई मुश्किल काम नहीं करवाना, ऐसी जगहों पे काम ना हो जहां पे बच्चे के
हेल्थ पे ज्यादा नेगेटिव असर पड़ता हो। बट आज के समय क्या है कि भाई 14 साल से बच्चे कहीं भी काम ना करें, क्योंकि ये उम्र क्या है पढ़ने की। हमने पिछले ही आर्टिकल में एक राइट्स में पढ़ा था कि भाई 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं ना, उनको गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनको पढ़ाना है। अगर वो पढ़ाएंगे तो काम फिर कैसे करेंगे? तो जो चाइल्ड लेबर का काम है उसको बिल्कुल प्रोहिबिट कर रखा है, उसको बिल्कुल मना कर रखा है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। इसके तहत व्यक्तियों को खरीदा बेचा नहीं जा सकता, उनसे फोर्स्ड लेबर नहीं करवाई जा सकती। उसका अपवाद बताया कि देश की सेवा की अगर बात है तो फोर्स्ड लेबर हो सकती है। गवर्नमेंट अपनी टर्म एंड कंडीशन पर आपको ये बोल सकती है कि भी आपको देश की सेवा करनी है। इसके अलावा जो चाइल्ड लेबर वाला आर्टिकल 24 है उसमें ये बताता भी 14 साल से नीचे का कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार के काम में इन्वॉल्व नहीं होगा, उसकी उम्र है ये पढ़ने की। ध्यान है हो जाएगा भाई, सिंपल सा है ये, ठीक है। इसके बाद चले आगे, नेक्स्ट देखें, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हमारे आर्टिकल है 25 टू 28। ध्यान से सुनना भाई, भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है। सेक्युलर राष्ट्र का मतलब होता है कि हमारे देश का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। जब भारत आजाद हुआ उस समय भारत और पाकिस्तान के रूप में डिवाइड भी हुआ था, आप सभी को पता भी है। पाकिस्तान को धर्म के आधार पर बनाया गया था। पाकिस्तान का जो नेशनल रिलीजन उस समय घोषित करा गया उसको इस्लाम घोषित करा गया। और भारत के पास ये, भारत के सामने भी ये सवाल था कि भी क्या हम खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। बट उसके बाद भी हमने खुद को सेक्युलर नेशन डिक्लेयर करा। सेक्युलर नेशन का मतलब होता है कि देश का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, साथ में यहाँ किसी भी धर्म के लोग अपने धर्म के अनुरूप जी सकते हैं अपना जीवन, ठीक है। भारत सरकार सब धर्मों को बराबर मानेगी। यहाँ व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का, उसके प्रचार प्रसार का, उसमें अपने हिसाब से, आप हिंदू धर्म को मानो, आप मुस्लिम धर्म को, आप सिख को, आप किसी को भी मत मानो, ये आपकी मर्जी है। तो ये है भाई मानने का, प्रैक्टिस करने का अधिकार है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, अपने जो धार्मिक आपके मुद्दे हैं उनको आप कैसे मैनेज करोगे। आपको पूजा पाठ करनी है या नहीं करनी, घर में किसकी पूजा करनी है, किसकी तस्वीर लगानी है, किसी के भी नहीं लगानी, वो सारे के सारे मुद्दे आप खुद मैनेज करोगे। उसके बाद जब आप धार्मिक कोई काम करते हो तो उनसे टैक्स को में छूट है, तो वो टैक्स में छूट सभी धर्मों के लिए है, ठीक है। और साथ में भाई आपकी ये मर्जी है। देखिए, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इसका मतलब ये है कि आप अपने स्कूल से ही लगाओ। आपके स्कूल में प्रेयर होती है सुबह सुबह, तो आपकी मर्जी है उस प्रेयर में शामिल हो या ना हो। आप ये बोल सकते हो सर मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं करता, ये आपका राइट है, ठीक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में ये चार बातें हैं, अपने धर्म को मानने की, उसको प्रैक्टिस करने की, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। दूसरा, अपने रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको मैनेज करने की स्वतंत्रता। साथ में जब भी आप कोई धार्मिक कर्म करते हो उसमें टैक्स देने से छूट है आपको। साथ में आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जहां पे धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, किसी भी धर्म की हो, तो आपकी मर्जी है उसमें आप शामिल होगे या नहीं, ठीक है। इस राइट से हमें पता चलता है कि भी इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। ध्यान देना भाई, सेक्युलरिटी के वेस्टर्न कंट्रीज की अलग डेफिनेशन है, भारतीय सेक्युलरिज्म थोड़ा सा उनसे अलग है। अगर हम अमेरिका जैसे देशों की बात करें तो वहां पे क्या है,
धर्म राजनीति से अलग है बिल्कुल। राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। अगर हम अपने सेक्युलरिज्म की बात करें तो हमारा देश एक धार्मिक राष्ट्र है, उसके बाद भी हम सबको अपने अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता है। आप किस धर्म को मानते हो, किन विश्वासों पे आप अपना जीवन जीते हो, क्या आपके रिलीजियस बिलीफ्स हैं, यू आर इंडिपेंडेंट टू प्रैक्टिस ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। बट भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। भारत किसी एक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम नहीं करेगा कभी भी। अगर सरकार को किसी भी धर्म के लिए कुछ करना है तो सभी धर्मों के लिए बराबर कुछ कर सकती है। अगर एक को टैक्स से छूट मिली तो दूसरे को भी टैक्स से छूट मिलेगी। ऐसा नहीं भी सरकार किसी एक रिलीजन को प्रमोट कर रही है, सरकार के आगे सभी धर्म समान है। कई बार आज की सरकार पर यह इल्जाम लगता है कि भी हो सकता है अगर ऐसे ही ये सरकार को आप जिताते रहे तो भारत का जो सेक्युलर नेचर है उसको ये समाप्त कर देगी और हो सकता है आगे आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। ध्यान दो भाई, दोनों ही प्रकार के आदमी हैं जो ये चाहते हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र घोषित हो और दूसरे ये चाहते हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र घोषित ना हो, भारत ऐसे ही सेक्युलर बने रहे। अब मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो सेक्युलर वर्ड है ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक स्ट्रक्चर? बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का वो हिस्सा है जिसमें पार्लियामेंट चाहे किसी भी कितनी भी मेजोरिटी की गवर्नमेंट हो किसी की भी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकती। कि भाई जैसे भारत का एक बेसिक स्ट्रक्चर है सेक्युलरिज्म, भारत एक सेक्युलर देश है, तो किसी भी सरकार की किसी भी पार्टी की सरकार हो, मेजोरिटी की सरकार हो, इसका कोई प्रोविजन नहीं है कि भी हम अपने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करें। तो इन चीजों पे ध्यान ना दें। कौन क्या बोल रहा है, अब देखो पढ़ने का फायदा क्या है कि भी आप सवाल पूछते हैं। अब कैसे कोई भी सरकार सेक्युलर नेचर को समाप्त कर देगी जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन ही नहीं, ठीक है। पॉलिटिशियन आ रहे हैं, पता नहीं कौन क्या बोल रहा है कि भाई 2024 का इलेक्शन होने के बाद आगे कोई इलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई इलेक्शन? जो भारत एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद इलेक्शन जरूरी है और ये हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसको कैसे कोई गवर्नमेंट वायलेट कर देगी? क्लियर है, इन चीजों पे ध्यान ना दे। अब एक पार्टी एक नेता बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनाओ, हर व्यक्ति को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए। तो ध्यान दो, इससे हम है 140 करोड़ प्लस, तो 140 लाख करोड़ का तो बजट हो गया जो सरकार को हमें फ्री देनी है हर साल 140 लाख करोड़। फिर अब गूगल पे जाओ और भारत का टोटल बजट चेक करो। बजट का मतलब होता है जितना हमने उस साल में खर्च करना है, वो 50 लाख करोड़ का है। ये 140 लाख करोड़ आपको ऐसे ही फ्री दे रहे, तो बजट कितना, इतना पैसा है। पर आप लोग सवाल नहीं पूछते और कोई भी कुछ भी बोल के सिर्फ ये मैनिपुलेट करने का काम होता है हर जगह पे। मेरी पार्टी आई तो अपने ढंग से आपको मैनिपुलेट करेगी, दूसरी पार्टी आई तो दूसरे ढंग से मैनिपुलेट करेगी, तीसरी पार्टी आई तो तीसरे ढंग से मैनिपुलेट करेगी। अब फिर तुम बोलोगे जी हम क्या करें, फिर हमें कैसे सच्चाई का पता चले? भाई सच्चाई का पता चलेगा एजुकेशन से। खुद पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, जिस भी जैसे भी हो, इन सारी चीजों का अगर आपको देखो, हमें वैसे भी नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ ये 11th-12th पास करने के लिए या किसी जॉब के लिए ये काम कर रहे हैं, ये हमारी लाइफ के लिए भी है। कम से कम बेवकूफ तो नहीं बनेंगे ना, ठीक है। तो ये हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्लियर है भाई, सिंपल सा है। नेक्स्ट पे चले, ठीक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक एंड शैक्षणिक अधिकार। देखो इसमें एक शब्द है संस्कृति और एक है एजुकेशनल अधिकार। हमारी कोई भी संस्कृति है,
संस्कृति क्या होती है? या हमारी अलग रिलीजन है भाई, अलग लैंग्वेज है, अलग कल्चर है। बेसिकली कल्चर जो वर्ड है वो ये बताता है कि भी आप औरों से अलग हो, आपकी भाषा अलग हो सकती है, आपका जीवन जीने का जो तरीका अलग हो सकता है। हमारे पास ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है। इसका क्या मतलब है? इसमें दो आर्टिकल है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। जो आर्टिकल 29 है, जो भी व्यक्ति, कोई भी सिटीजन है जिसकी भाषा को बोलने वाले, जिसके कल्चर वाले कम आदमी हैं, उनको अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को कंजर्व रखने का अधिकार है। कंजर्व का मतलब होता है उसको संरक्षित रखने का अधिकार है, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति जो गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनमें किसी को भी एडमिशन देने से मना नहीं करा जाएगा। आर्टिकल 29 में दो बात है। अब मान के चलो गवर्नमेंट फंडेड कौन से होते हैं, तो टोटली गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट का उसमें कोई हिस्सा है, वहां पे हर व्यक्ति को एडमिशन लेने का अधिकार है। ये नहीं हो सकता भाई इस धर्म के, इस जाति के, इस कल्चर के, इस लैंग्वेज के जो स्टूडेंट है यहाँ पे शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन तो आप सबको शिक्षा मिल जाएगी उसमें। और साथ में जो भी व्यक्ति जिनकी मतलब जिनको ऐसा लगता है कि भी हमें अपनी लैंग्वेज को संरक्षित रखने का जरूरत है, तो वो इसको संरक्षित रख सकता है। सिंपल सी बात है। आर्टिकल 30 में है कि भी कोई भी माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी का मतलब होता है जिनकी संख्या कम है, पॉपुलेशन कम, ठीक है, उनको ये अधिकार है कि भाई वो अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को कंजर्व रखने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलें और उनकी मैनेजमेंट करें अपने हिसाब से। उनको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, वहां पे कैसे मैनेजमेंट होनी चाहिए, ये आपकी मर्जी है। कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप, आप देखोगे बहुत सारे स्कूल ईसाइयों के हैं, नाम है सेंट फलाना, सेंट दकड़ा। इसका क्या मतलब है? उन्होंने अपने हिसाब से माइनॉरिटी के स्कूल खोल रखे हैं और उनकी मर्जी है उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, वहां पे कैसे मैनेजमेंट करनी है, ठीक है। इसके बाद स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड रिलीजन व्हाइल गारंटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और सरकार इस चीज को लेकर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करेगी, भाषा को लेके या धर्म को लेके। जब देखो कोई भी इंस्टीट्यूट है, चाहे किसी भी भाषा का है, किसी भी धर्म का है, अगर सरकार उसको एड देनी है, मतलब मदद करना चाहती है सरकार, एड का होता है मतलब पैसे देना, तो सरकार भेदभाव नहीं करेगी भी ये इस धर्म के लोगों का स्कूल है या इस भाषा को बोलने वाले लोगों का ये इंस्टीट्यूट है, ठीक है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होगा। देखो कितनी चीजें हैं, आपको इसको संरक्षित रखने का अधिकार है। संरक्षित रखने के लिए आपने ऐसी इंस्टीट्यूशन बना लिए, इंस्टीट्यूशनों को कैसे मैनेज करना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, वहां पे ये आपकी मर्जी है। और किसी भी सिटीजन को गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में शिक्षा ग्रहण करने से नहीं रोका जा सकता। और साथ में भी अगर सरकार किसी भी इंस्टीट्यूशन की मदद करती है तो सरकार कि भाई ये इस भाषा का इंस्टीट्यूशन है या इस कल्चर का इंस्टीट्यूशन है, इस चीज को लेके कभी भी भेदभाव नहीं करेगी, सबको इक्वल एड देगी। ये है हमारा, सिंपल है भाई, बताइए, ठीक है। चले आगे, थोड़ा सा अपना बेस बनाओ बस इस चीज में। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, यहां पे मत देखना भी ये क्या लिख रखा है, मैं बताता हूं क्या है। अब हमें जाना है आर्टिकल 32 पे। आर्टिकल 32 को, इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है संविधान की आत्मा। इस अधिकार को हिंदी में संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोला जाता है। क्या है ये राइट?
कि भाई इतने सारे राइट देने के बाद इस अधिकार को संविधान की आत्मा के रूप में जाना गया। और वो भी किसने? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की आत्मा को माना गया है ये अधिकार को, आर्टिकल 32 को। क्यों है ऐसा? आर्टिकल 32 में ऐसा क्या लिखा है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली? तो ध्यान से सुनो भाई, आर्टिकल 32 है क्या। आर्टिकल 32 के अनुसार यदि जो आपको राइट्स दिए गए हैं, जो अभी हमने सारे के सारे राइट्स पढ़ लिए, जो भी राइट्स दिए गए हैं उनकी वायलेशन की स्थिति में अगर उनको वायलेट करा जाता है, उनको तोड़ा जाता है, उनका उल्लंघन होता है, तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ध्यान दो भी, फिर आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है आप किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर किसी और छोटे कोर्ट में या कहीं पे गए हो, आप सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट में कौन से इश्यू जाएंगे? जो दो स्टेटों के बीच विवाद हो। क्लियर है भाई, साथ में कोई राष्ट्रपति के चुनाव को लेके कोई विवाद हो, बड़े बड़े मुद्दे जाते हैं वहां पे। अपने यहाँ पे अब क्या है, जो भी अगर फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन का अगर कोई केस है तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये है ये आर्टिकल। अब आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट, जब ये केस वहां पे जाता है तो इन केसों के आधार पर 5 प्रकार के रिट जारी करे जा सकते हैं। अभी बताऊंगा भी रिट क्या होते हैं। देखो, आपने सुप्रीम कोर्ट में कोई केस डाला तो 5 प्रकार के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट इस पे जारी करेगा, इश्यू करेगा, जिनको बोला जाता है रिट। ठीक है, उन रिट को एक एक करके हमें पढ़ना है। एक बार फिर से, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है 5 प्रकार के। कब जारी करेगा? जब आपके फंडामेंटल राइट के वायलेशन की कोई स्थिति होगी। क्लियर है? तो आर्टिकल 32 पता चल गया भाई, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब कहोगे कि जी हाँ, यहाँ पे और भी कुछ लिख रखा है। इसमें ये लिख रखा है कि अगर गवर्नमेंट वायलेट करती है, जैसे फौजी हैं भाई, अर्धसैन्य बल है, वहां पे आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है कि भाई आप बोलोगे जी मुझे तो 5 बजे उठना ही नहीं, और वो आपको 5 बजे उठा रहे हैं, हार्ड ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप बोलो सर मेरे साथ तो अत्याचार है। नहीं भैया, अत्याचार नहीं है, देश की सर्विस के लिए आपको प्रिपेयर करा जा रहा है। तो अर्ध सैन्य बलों में या सैन्य बलों में जो भी ट्रेनिंग वगैरह होती है, आप उसको ये नहीं बोल सकते भी ये मेरे फंडामेंटल राइट की वायलेशन है। क्लियर है? ध्यान से सुन लिया ये बात। ये है आर्टिकल 32। इसको ना देखो, सिर्फ ये देख लो, ये ध्यान रखो कि अगर वायलेशन होता है तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स, एंड इट इज ऑन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू 5 kinds of writs in regarding this article. Supreme Court can issue writ in article 32 और भाई 226 के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 226 ए हाई कोर्ट कैन ऑल्सो इश्यू रिट्स। अब रिट्स के ऊपर चलेंगे, क्या है ये रिट्स? ये है, ए रिट मीन्स एन ऑर्डर। यहां पे मत देखो ये क्या है, अभी मैं बता देता हूं क्या है। रिट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्डर issued by High Court and Supreme Court only, and only in the situation when fundamental right of any person is violated by government. आपको पता भाई, जो फंडामेंटल राइट है, दीज आर अगेंस्ट गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के विरुद्ध हैं,
गवर्नमेंट आपका फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकती। जितने ज्यादा फंडामेंटल राइट होंगे, आदमी उतने ही ताकतवर होंगे, गवर्नमेंट उतनी ही कमजोर होगी। जैसे एक आर्टिकल, वैसे मैं बता रहा हूं, हमें राइट टू एक्सप्रेस है, शुरुआत में ही पढ़ा था, अपने आप को अभिव्यक्त करने की आजादी है भाई। तो आप गवर्नमेंट की आलोचना भी करोगे, अगर ये आजादी ना हो तो कैसे आलोचना कर देते फिर। ठीक है, तो जितने फंडामेंटल राइट आपको दिए गए हैं वो क्या है, अगेंस्ट गवर्नमेंट है, वे गवर्नमेंट को कम ताकतवर बनाने का काम करते हैं और आपको ज्यादा ताकतवर बनाने का काम करते हैं। तो रिट एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्डर है इश्यूड बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इन केस सिर्फ उसी ऑर्डर को रिट माना जाएगा जो फंडामेंटल राइट की वायलेशन की स्थिति में इश्यू करा जाएगा। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ ऑर्डर इश्यूड बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। बहुत सारे ऑर्डर इश्यू करे जाते हैं, पर वो सारे के सारे रिट नहीं होते। रिट कौन से ऑर्डर होंगे, जो फंडामेंटल राइट के वायलेशन की स्थिति में जारी करे जाएंगे। ऑर्डर कोई भी कोर्ट जारी कर सकता है, रिट केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। समझ में आ गई होगी भाई, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना है कि रिट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्डर इश्यूड बाय, ये ऑर्डर है इश्यूड बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनीवन। ऑर्डर क्या है, किसी भी केस में जारी होगा। रिट किस केस में जारी होगा, जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो। तो क्या सारे रिट ऑर्डर हैं? बिल्कुल है भाई, प्रत्येक रिट ऑर्डर है, पर प्रत्येक ऑर्डर रिट नहीं है। एवरी रिट इज एन ऑर्डर, ठीक है, बट एवरी ऑर्डर इज नॉट एन रिट। क्लियर, सिंपल है, कर लोगे, ठीक है। अब ये सवाल है भाई, कौन से रिट हैं, किस किस प्रकार के रिट हैं, ये हमें आगे करना है। या नेक्स्ट क्लास में करोगे? चलो एक बार इसको रिवाइज कर लें, क्या था इसमें क्या नहीं था, एक बार फिर से ध्यान दो। हमने आज 3, 23, 24 4 प्रकार के हमने अधिकार फंडामेंटल राइट पढ़े। सबसे पहला जो राइट था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसमें 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। आर्टिकल जो 23 था वो आदमी को खरीदने और बेचने पे रोक लगाता है और जबरदस्ती काम करवाने पे, बेगार करवाने पे, बिना पैसे के काम करवाने पे रोक लगाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, एंड फोर्स्ड लेबर। जो आर्टिकल 24 है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, बाल श्रम का विरोध करता, बाल श्रम को रोकता है। बाल श्रम का मतलब होता है 14 साल से नीचे का कोई भी बच्चा किसी भी जगह काम नहीं करेगा, वो सिर्फ अपनी पढ़ाई करेगा। एक तो ये था। उसके बाद था हमारा राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसमें 4 आर्टिकल थे, 25, 26, 27 और 28। उनमें हमने देखा था कि भाई आपको कोई भी धर्म मानने का अधिकार है, प्रैक्टिस करने का अधिकार है, उसके प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, ठीक है। दूसरा, अपने जो रिलीजियस अफेयर्स है उनको मैनेज करने का अधिकार है। तीसरा कि भी आप जब धार्मिक कोई काम करते हो तो आपको टैक्स से छूट मिलेगी, अगर टैक्स से छूट मिलेगी, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और वहां पे धार्मिक कर्म होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, तो दिस इज ऑन यू कि वेदर यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दैट वर्शिप और नॉट। इंस्टीट्यूशन आपको मजबूर नहीं कर सकता, आपको ऑर्डर नहीं दे सकता कि आपको इस प्रेयर में शामिल होना ही होना है। ये आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सिंपल सा है।
उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक एंड शैक्षणिक अधिकार। इसमें बताया था कि भाई हर व्यक्ति को अपनी भाषा संस्कृति को कंजर्व करने का अधिकार है, उसको लेके। और कोई भी व्यक्ति जो भी गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन है उनमें शिक्षा ग्रहण करने से उसको नहीं रोका जा सकता, आर्टिकल 29। और आर्टिकल 30 में कोई भी माइनॉरिटी है उसको अपने इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश करने का, उनको मैनेज करने का, उनका एडमिनिस्ट्रेशन करने का अधिकार है। और साथ में राज्य भी जब इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एड देता है, हेल्प करता है, तो ये इस चीज के आधार पे भेदभाव नहीं होगा कि किस धर्म का है, ये किस भाषा का है। सिंपल। हमने इससे पहले वाले में भारत के सेक्युलर नेचर की भी बात करी थी, ठीक है। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया था। भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा बोला है, क्योंकि अधिकार दे दिए, अगर अब इनका वायलेशन होता है तो क्या करें भाई। कोई भी राइट देने का सवाल जब है ना, जब वो नहीं मिलता तो हम क्या करें। अगर ये आर्टिकल ना हो, राइट दे रखे और उनका हनन, उनका वायलेशन कर दिया गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने, तो फिर क्या करोगे। अगर आपके पास ऐसा कोई रास्ता ना हो तो ये वो रास्ता है, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यहां तक हमें ध्यान रखना है। इसके बाद की जो क्लास है वो हम नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।